नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर यूक्रेन पर रूस का हमला तय माना जा रहा है। रूस के पीछे हटने के दावे गलत बताए गए हैं। नाटो ने रूस की फौज के पीछे हटने के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कुछ वीडियो सामने आए थे जिनके आधार पर यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन की सीमाओं से रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं, लेकिन नाटो ने इस तरह के दावों को पूरी तरह गलत कह दिया। मतलब कुछ घंटों बाद यूक्रेन पर रूस बमों की बारिश कर सकता है। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए भारत ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से वहां से हटने की सलाह दी है। इस बीच में रूस की तरफ से एक बयान आया जिसमें उसने कहा कि यूक्रेन बॉर्डर पर जो उसके फोर्सेस हैं उसको कम किया गया है, लेकिन नाटो चीफ की तरफ से कहा गया कि रूस के दावे जमीनी स्तर पर सही नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले का विश्व स्तर पर राजनीतिक सॉल्यूशन निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। शुक्रिया रवि आपका। अब तय समझा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रह सकता है। यूक्रेन पर रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यह आशंका खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगता है कि बुधवार 16 फरवरी का दिन रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए तय किया हुआ है। मतलब साफ है कि किसी भी पल यूक्रेन पर रूस का हमला हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ तो उसी पल मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। जंग भले यूक्रेन में हो, लेकिन इसका दायरा यूरोप से लेकर अमेरिका तक हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर केवल हमले का दिन ही नहीं बताया, बल्कि यह भी ऐलान कर दिया कि हमले वाले दिन को यूक्रेन एकता दिवस के तौर पर मनाएगा। मतलब यह कि पूरा यूक्रेन एकजुट होकर रूस को जवाब देगा। अमेरिका मानकर चल रहा है कि रूस रुकने वाला नहीं है। So he continues to add to his readiness. He continues to give himself more options should he pursue a military path here. जबकि संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील कर रहा है। We simply cannot accept even the possibility of such a disastrous confrontation. लेकिन रूस की तैयारी इस बार पीछे हटने की नहीं दिख रही। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को बंद कर दिया और अपने कर्मचारियों को यूक्रेन छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि अब केवल सैनिकों की तैनाती का मसला नहीं है, बल्कि खबर है कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस ने अपने MiG-31 विमान तैनात किए हैं जिन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाई गई हैं। ये मिसाइलें बाल्टिक सागर के पास तैनात की गई हैं। किंजल नाम की इन मिसाइलों की रफ्तार मैक 10 बताई जाती है, मतलब आवाज की रफ्तार से भी 10 गुना ज्यादा तेज, मैक 10। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि ये मिसाइलें अपने साथ परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। जब तक रूस ने फौजियों की तैनाती बढ़ाई थी तब तक तनाव बढ़ रहा था, लेकिन मिसाइलों की तैनाती के बाद जंग शुरू होने के दावे शुरू हो गए। बाल्टिक सागर में मिसाइलों की तैनाती के अलावा काला सागर में रूस ने पनडुब्बियों की तैनाती कर दी है। ये ऐसी सबमरीन हैं जो दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह कि ये सबमरीन भी परमाणु हथियारों से लैस हैं। इनके अलावा जमीनी सीमाओं पर 1.25 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की बात सामने आई। यही सही आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि 1,30,000 सैनिक यूक्रेन की सीमाओं पर रूस ने तैनात किए हुए हैं। और सैनिकों की तैनाती के कारण ही पहले से अमेरिका यह दावा कर रहा था कि यूक्रेन पर हमले की रूस ने पूरी तैयारी कर ली। पहले रूस ने कहा था कि उसका हमला चीन में विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद होगा। लेकिन अब विंटर ओलंपिक्स खत्म होने से 4 दिन पहले ही अमेरिका यूक्रेन पर हमले की भविष्यवाणी कर रहा है। नक्शे पर भी जो दिखा उसके मुताबिक यूक्रेन को रूस की फौज ने 3 तरफ से घेरा हुआ है। उत्तर में बेलारूस की सीमा है, जहां रूस की सेना लंबे वक्त से अभ्यास कर रही है। पूर्व में रूस की सीमा यूक्रेन से लगती है, जहां जवान पहले से तैनात हैं। दक्षिण में क्राइमिया है, जिस पर रूस 2014 में कब्जा कर चुका है। क्राइमिया की सीमा पर भी रूस के सैनिक पहले से अभ्यास कर रहे हैं। और दक्षिण में है काला सागर, जहां रूस की नौसेना अपनी पनडुब्बियों तक की तैनाती कर चुकी है। यूक्रेन को 3 दिशाओं से घेर चुका रूस हमला कहां से करेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव बेलारूस और यूक्रेन की सीमा से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कीव अगर रूस का लक्ष्य होगा तो हमला बेलारूस की सीमा से होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसीलिए अभी तक रूस पर दबाव बनाने की कोशिश बंद नहीं हुई है।
कूटनीतिक रास्ते से दुनिया की दोनों महाशक्तियों को समझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जर्मनी के चांसलर ने सोमवार को यूक्रेन पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की और फिर अगले ही दिन वो पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच गए। जर्मनी यूरोप का एक बेहद ताकतवर मुल्क है जो G7 मतलब ग्रुप 7 का सदस्य भी है। ग्रुप 7 7 देशों का एक बेहद ताकतवर संगठन है जो लगातार रूस को आर्थिक पाबंदियां लगाने की चेतावनी दे रहा है। इन 7 देशों में जर्मनी के अलावा अमेरिका, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस और यूके शामिल हैं। G7 देशों की तरफ से औपचारिक तौर पर कहा गया है कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो रूस को कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर भी संकट आ सकता है। हालांकि इस डील के तहत भारत को S-400 की पहली डिलीवरी मिल चुकी है, लेकिन अभी डिलीवरी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अगर जंग छिड़ती है तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर होगा। जंग की आशंका से ही कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आग लग चुकी है। और अगर वाकई लड़ाई छिड़ गई तो दाम कहां तक जाएंगे इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। 1 दिसंबर को कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $69 प्रति बैरल थीं, लेकिन 2.5 महीनों में कीमतें $95 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। 2014 के बाद कभी भी कच्चे तेल की कीमतों में इतनी तेजी नहीं आई। उस वक्त भी रूस और यूक्रेन आमने सामने थे और बवाल क्राइमिया के लिए हुआ था। यूरोप में नेचुरल गैस की सप्लाई का भी बड़ा हिस्सा रूस से ही जाता है। अगर जंग छिड़ी तो पूरे यूरोप में हाहाकार मच सकता है और यही डर पूरी दुनिया को अभी से सताने भी लगा। रोजाना रूस 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की जितनी खपत है उसका 10% अकेला रूस ही बनाता है। लेकिन युद्ध की इस पूरी कहानी में जर्मनी एक अहम किरदार है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका और रूस के रिश्तों में कड़वाहट की असली वजह जर्मनी है। यूक्रेन तो बस एक बहाना बन गया, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जर्मनी और रूस पिछले कुछ वर्षों में व्यापारिक तौर पर नजदीक आए। यह नजदीकी अमेरिका को चुभने वाली है, क्योंकि रूस से जर्मनी तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इस पाइपलाइन के शुरू होते ही रूस जर्मनी को गैस की सप्लाई करने लगेगा और ऐसा होते ही गैस के लिए जर्मनी की अमेरिका पर निर्भरता खत्म हो सकती है। जर्मनी को सस्ती और साफ गैस रूस से मिलने लग जाएगी, जबकि रूस अगर जर्मनी को गैस की सप्लाई करेगा तो जाहिर है वो इस सौदे में तगड़ा मुनाफा कमा पाएगा। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट शुरू होते ही यूरोप में नए कारोबारी रिश्ते बनेंगे। रूस की अहमियत के साथ उसका कद भी बढ़ेगा। यहां तक कि जर्मनी और रूस के बीच में लेन देन अमेरिकी डॉलर के बजाय रूबल में भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मतलब यह कि अमेरिका को सीधा सीधा व्यापार में नुकसान तो होगा ही, डॉलर की अहमियत भी कम होगी, तो पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, अगर रूस के साथ जर्मनी की दोस्ती बढ़ी तो नाटो की जरूरत पर भी सवाल उठने लगेंगे, जिसके बाद अमेरिका से हथियारों का एक बहुत बड़ा बाजार भी छिन सकता है। इसीलिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन हमेशा से अमेरिका की दुखती रग रही। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जर्मनी इस पूरे विवाद में एक बेहद अहम किरदार है। कई हफ्तों से जारी विवाद में जर्मनी ने खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जर्मनी के चांसलर सक्रिय भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। और वो पहले यूक्रेन और फिर रूस पहुंचकर तनाव कम करने की कोशिश करते दिखे। जर्मनी के चांसलर के मॉस्को पहुंचते ही रूस ने पीछे हटने के संकेत भी दिए, जबकि अब तक रूस किसी भी कूटनीतिक पहल के आगे झुकने को तैयार नहीं था। यूक्रेन की सीमाओं से कुछ वीडियो भी आए जिनमें रूस की फौज के टैंक लौटते दिखे। दावा किया गया कि ये टैंक वापस फौज के कैंप की तरफ भेजे गए। सैनिकों की तैनाती भी कम करने का दावा किया गया। इसके अलावा ट्रेन के जरिए सेना के टैंक और दूसरे हथियार भेजने के वीडियो भी सामने आए। हालांकि इस तरह के वीडियो इस बात का सबूत नहीं माने जा रहे कि जंग अब टल चुकी, बल्कि माना तो यह जा रहा है कि यह ध्यान बटाने के लिए चली गई एक सोची समझी चाल हो सकती है। इसीलिए अमेरिका ने रूस के इस कदम पर कोई बात नहीं की। अमेरिका पहले ही रूस को जवाब देने के लिए तगड़ी तैयारी कर चुका है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बड़ी संख्या में जैवलिन मिसाइलें भेजी जा चुकी हैं। जैवलिन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर किया था। यूक्रेन की फौज को अमेरिका की तरफ से ग्रेनेड लॉन्चर भी भेजे जा चुके हैं। 2000 एंटी टैंक मिसाइलें भी यूक्रेन को दिए जाने की खबरें हैं। केवल अमेरिका ही नहीं, नेटो की तरफ से भी यूक्रेन के लिए हथियारों का खजाना खोले जाने की खबर है। इसके अलावा ब्रिटेन ने तो सैकड़ों एंटी शिप मिसाइलें यूक्रेन को भेजी, जिनका इस्तेमाल युद्ध छिड़ते ही किया जा सकता है।
मतलब यह कि तैयारी केवल रूस ही नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन ने भी जंग की तैयारी की हुई। यूक्रेन के साथ भी दुनिया की महाशक्तियां खड़ी हैं। और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा कर दिया कि उन्हें रूस की हर चाल की खबर है। यूक्रेन की फौज भी बर्फ की मोटी चादर से घिरे इलाकों में लंबे वक्त से अभ्यास में लगी है। यूक्रेन के सामने वजूद बचाने की चुनौती है, इसलिए केवल फौज को ही तैनात नहीं किया गया, बल्कि रिजर्व फौजियों को भी स्टैंड बाय पर रहने का आदेश दे दिया गया है। यूक्रेन की फौज दिन रात अभ्यास में लगी है। और अगर जंग हुई तो यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो की फौजें रूस को चौंका भी सकती हैं। यूक्रेन की फौज में 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और 9 लाख रिजर्व फौजी। रिजर्व फौजी वो होते हैं जो या तो रिटायर हो चुके होते हैं या फिर ऐसे अर्धसैनिक बल के जवान होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर जंग लड़ने के लिए भेजा जा सके। 100 के करीब फाइटर जेट भी हैं यूक्रेन की सेना के पास और 34 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। साफ है कि जंग हुई तो यूक्रेन जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। यूक्रेन की सेना के पास 2500 से ज्यादा टैंक और 12,000 से भी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। फिलहाल खबर यह है कि यूक्रेन ने भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर पूरी ताकत लगाई हुई है। हालांकि यह समझना ज्यादा जरूरी है कि रूस किसी भी तरफ से हमला करे, यूक्रेन को उस वक्त जंग जीतने के लिए ताकत नहीं लगानी, बल्कि सहयोगी देशों की फौजों के पहुंचने तक दुश्मन को रोक कर रखना होगा। अमेरिका की फौजें पहले से पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में हैं, जो नाटो के सदस्य हैं और यूक्रेन के पड़ोसी हैं। जैसे ही जंग शुरू होगी, सहयोगियों की फौजें यूक्रेन में एक साथ दाखिल हो जाएंगी। और इन सब के बीच यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी। रूस के साथ कई दिनों से जारी तनातनी और जंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को बुलाना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें भारतीयों को यूक्रेन से लौटने और कुछ दिनों तक वहां नहीं जाने की सलाह दी गई। यही नहीं, भारतीय छात्रों को वहां से फौरन स्वदेश लौटने को कहा गया। यूक्रेन में जंग के हालात बनने के बाद न्यूज 18 की टीम ने वहां पढ़ाई कर रहे कई भारतीय छात्रों से बात की। हम बस यही चाहते हैं कि एम्बेसी हमारे लिए कुछ स्टेप उठाए, बट अभी तक कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे। इसी तरह आशीष गिरी नाम के एक और छात्र से न्यूज 18 की टीम ने संपर्क किया। बातचीत में उसने बताया कि युद्ध की आशंका की वजह से कॉलेज ने भी उन्हें अपने पैसे और पासपोर्ट तैयार रखने के लिए कहा है। कॉलेज तो हमें कह रही है कि आप सुरक्षित हैं, बट उन्होंने भी एक सर गाइड दिया कि आप अपने पैसे, अपने कार्ड, अपने पासपोर्ट रेडी रखिए। यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र मौजूद हैं, जिसमें अकेले गुजरात से करीब 5,000 बच्चे हैं। और सभी वहां से निकलने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है और यह तक कहा जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी वजह से वहां पढ़ने गए भारतीय छात्रों के घर वाले परेशान हैं। छात्रों के घर वालों का आरोप है कि यूक्रेन से आने वाली फ्लाइटों की टिकटें 5 गुना महंगी हो गई हैं और पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिल रही। ऐसे में छात्रों के घर वालों ने भारत सरकार से बच्चों को एयरलिफ्ट करने की अपील की। मेरी इंडियन एम्बेसी से यही और इंडियन गवर्नमेंट से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एयरलिफ्ट करके वापस बुला दिया जाए। हालांकि गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के संपर्क में है और सभी बच्चों को सुरक्षित लाने की कोशिश तेज कर दी गई। पूरी उम्मीद है बहुत जल्द ये सब फंसे हुए हमारे नागरिक और विद्यार्थी अपने अपने घर पे, अपने देश में और राज्य में आ जाएंगे। वहीं विदेश मंत्रालय यूक्रेन में रहने वाले छात्रों के साथ लगातार संपर्क में है। सौभाग्य की बात यह कि न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही अमेरिका, इसीलिए जंग अब तय मानी जा रही है। किसी भी वक्त रूस की फौज यूक्रेन पर आक्रमण कर सकती है। यह लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच नहीं, बल्कि रूस और अमेरिका के बीच में, दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच। इसलिए यह भी तय है कि इस जंग का असर पूरी दुनिया पर होगा। अकाली दल और बीएसपी ने साझा घोषणा पत्र जारी किया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें गरीब परिवारों के लिए 5 साल में 5 लाख मकान बनाने का वादा किया गया। साथ ही मोहाली के न्यू चंडीगढ़ इलाके में फिल्म सिटी भी बनाने की बात कही गई। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी एक साथ चुनावी मैदान में हैं। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में शाम 7 बजे पहला T20 मैच खेला जाएगा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य में एक छोटा विमान क्रैश हो गया। इसमें 8 लोग सवार थे, जिनमें एक का शव बरामद कर लिया गया। बड़ी खबर हिजाब विवाद पर। कर्नाटक हाई कोर्ट में एक बार फिर हिजाब पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील ने हिजाब पर रोक लगाने का जोरदार विरोध किया। छात्रों के वकील देवदत्त कामत ने संविधान का हवाला देते हुए कोर्ट से सभी के अधिकारों की रक्षा की अपील की।
सुनवाई के दौरान देवदत्त कामत ने कोर्ट में तुर्की का भी जिक्र किया और बताया कि भारत की धर्मनिरपेक्षता उन जैसे देशों की तरह नकारात्मक नहीं है। एहतशाम खान इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, तो अब क्या हुआ और क्या होगा? जी किशोर, हाईकोर्ट की ये सुनवाई कल भी जारी रहेगी। आज जो बहस हुई उसमें याचिकाकर्ता के वकील के तरफ से मुख्य बात ये कही गई कि जो भारत का सेक्युलरिज्म है वो दूसरे देशों की तरह नहीं है। यहाँ पर सभी तरह के सभी धार्मिक मान्यताओं को सार्वजनिक जगह पर डिस्प्ले करने का यानी व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। तो हिजाब मामले में सुनवाई फिर दोपहर में भी जारी रहेगी, जबकि 2 दिन की सुनवाई के दौरान एक तरफ कोर्ट में जोरदार बहस हुई तो दूसरी ओर कर्नाटक के अलग अलग जिलों में लगातार दूसरे दिन स्कूल खुले। लेकिन वहां के कई स्कूलों में हिजाब पर विवाद बरकरार दिखा। कोडगू से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक आदमी अपनी भतीजी को लेकर स्कूल पहुंचा जिसने हिजाब पहना हुआ था। स्कूल के अंदर जाते ही टीचर ने उन्हें रोक दिया और लड़की के सिर से हिजाब हटवा दिया। इस पर उस आदमी ने टीचर से बहस शुरू कर दी। काफी देर तक बहस करने के बाद वो अपनी भतीजी को लेकर स्कूल से चला गया। इसके बाद हिजाब पहने कई और लड़कियां भी स्कूल से बाहर निकल गईं। उडुपी में तो कई महिलाएं एक स्कूल के बाहर पहुंची और उन्होंने आरोप लगाया कि हिजाब पहनी लड़कियों को स्कूल में दूसरे बच्चों से अलग बिठाया गया। अगर कोई रिलीजन नहीं शो अप करना है तो उन्हें भी कुमकुम नहीं डालना चाहिए ना। वहीं शिवमोगा में एक स्कूल को छावनी में बदल दिया गया। किसी भी हंगामे से निपटने के लिए वहां पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। बताया गया कि हिजाब पर रोक लगाए जाने की वजह से वहां कई लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। वहीं यूपी के अलीगढ़ में हिजाब का विरोध किया गया। वहां के एक कॉलेज में कुछ छात्रों ने हिजाब का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और उस वीडियो में कुछ लोग भगवा गमछा पहने क्लासरूम में बैठे दिखाई दिए, जो उसी कॉलेज के छात्र बताए गए। भगवा गमछा पहने इन लोगों ने सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं बल्कि कॉलेज परिसर में भी प्रदर्शन किया और जमकर नारे लगाए। तुम हिजाब पहनकर आओगे, हम भगवा को लहराएंगे। विरोध कर रहे लोगों ने हिजाब पहनकर आने वालों के खिलाफ कॉलेज प्रशासन को एक लिखित शिकायत भी दी। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर फुटबॉल खेली, जिनका साथ हिंदू लड़कियों ने दिया जिन्होंने अपने गले में दुपट्टे पहन रखे थे। और उन सभी लड़कियों ने एक साथ मिलकर वहां फुटबॉल खेली। इन लड़कियों ने देश के कई हिस्सों में फैले हिजाब विवाद का विरोध किया। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो काफी ज्यादा सामने आकर हिजाब के समर्थन में कई राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिजाब पहनकर फुटबॉल खेल रही लड़कियों ने उसे पहनने के लिए किसी भी तरह के दबाव से भी इनकार किया। इस बीच हिजाब पर सियासी घमासान भी जारी रहा। कांग्रेस ने देश भर में फैले हिजाब विवाद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी की वजह से देश में खाने और पहनने की आजादी पर रोक लग गई। किसी पे दबाव नहीं बनाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये नई नीति शुरू कर दी है। लेकिन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ किया कि देश संविधान से चलेगा, न कि फतवों से। कुछ इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन या इमोशनल अत्याचार करने वाले लोग फतवे जारी कर रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो हिजाब विवाद में आयरलैंड को खींच लाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए आयरलैंड में हिजाब और पगड़ी से जुड़े 2019 में लिए गए एक फैसले का जिक्र किया और दावा किया कि उस वक्त मोदी सरकार ने उसे ऐतिहासिक बताया था। सौभाग्य की बात यह कि देश के कई हिस्सों में हिजाब पर मचा घमासान थम नहीं रहा। इसी बीच भारत ने इस्लामी देशों के संगठन OIC के हिजाब पर दिए बयान को खारिज करते हुए जोरदार पलटवार कर दिया। भारत ने OIC के बयान को भ्रम फैलाने वाला एक प्रोपेगेंडा बताया। इससे पहले OIC ने भारत में हिजाब पर रोक लगाने पर चिंता जताते हुए बयान जारी किया। रांची की विशेष CBI कोर्ट ने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया। हालांकि अभी इस मामले में उनकी सजा का ऐलान होना बाकी है। लेकिन कोर्ट ने जैसे ही लालू यादव को दोषी ठहराया, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले जब वो सुबह विशेष CBI कोर्ट पहुंचे तो पुलिस को उन्हें अदालत के अंदर ले जाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट परिसर में RJD अध्यक्ष के समर्थकों और मीडिया का भारी जमावड़ा पहले से ही मौजूद था। कुछ पल के लिए वहां धक्का मुक्की के हालात भी बन गए, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले आगे आए और उन्होंने भीड़ को बड़ी मुश्किल से पीछे हटाया। तब जाकर वो कोर्ट के अंदर दाखिल हो पाए। कि जब भी चारा घोटाला की बात आती है तो उसमें इस डोरंडा कोषागार
जो सबसे बड़ा मामला था 139 करोड़ के अवैध निकासी का आरोप था। और तय समय पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई और अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े इस 5वें मामले में उन्हें दोषी ठहराया। 3 साल के बाद वाले उनको कस्टडी में माननीय न्यायालय के द्वारा लेने की बात कही गई कि कस्टडी में लेंगे, लेकिन अभी सेंटेंस पॉइंट पर अभी सुनवाई नहीं की गई। हालांकि इसी मामले में 24 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन डोरंडा कोषागार के मामले में अदालत का फैसला आते ही बिहार की राजनीति चारा घोटाले को लेकर फिर गर्मा गई। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी सामने आए और उन्होंने कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए आरजेडी अध्यक्ष को निशाने पर ले लिया। पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे उनको सजा मिलेगी, उसे जैसी करनी वैसी भरेगी। बीजेपी के हमले का जवाब देने में आरजेडी ने भी देर नहीं लगाई और उसने इस मामले की जांच करने वाली सीबीआई पर सवाल खड़े कर दिए। पूरे मामले में अनुसंधान करता सीबीआई है, तो कहीं न कहीं सत्ता की ड्योढ़ी की एक शोभा है। हालांकि इस सियासी घमासान के बीच पटना में कुछ आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे और हाथों में लालू यादव के पोस्टर लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया, जबकि कुछ कार्यकर्ता अदालत के फैसले की जानकारी मिलने के बाद भावुक हो गए। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के जिस मामले में आरजेडी अध्यक्ष को दोषी ठहराया वो रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है और इसी मामले में कुल 99 आरोपियों में 75 को दोषी करार दिया गया, जिनमें लालू यादव भी शामिल है, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया और 34 लोगों को 3-3 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई, जबकि लालू यादव समेत 41 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को होगा। इससे पहले भी उन्हें चारा घोटाले से ही जुड़े 4 मामलों में जुर्माने के साथ सजा मिल चुकी है। हम लोग हर केस पे अपील में हाईकोर्ट जा चुके हैं, तो निर्णय जो होगा ये अंतिम फैसला नहीं। लालू जी जरूर बरी होंगे। सौभाग्य की बात यह कि चारा घोटाले से जुड़े इस 5वें मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने की गुहार कोर्ट से लगाई, जिसे विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंजूर कर लिया और उन्हें रांची के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शिफ्ट कर दिया गया। ओम प्रकाश राजभर के हत्या करवाने वाले आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। एक दिन पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि बेटे के नामांकन में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का कई वकीलों ने जोरदार विरोध किया, जबकि विरोध में शामिल कुछ लोग गाली गलौज करते हुए भी सुनाई दिए। इस हंगामे और विरोध के दौरान ओम प्रकाश राजभर के साथ कुछ समर्थक भी दिखे जो अपने नेता को वकीलों के विरोध से बचाने की कोशिश करते नजर आए। ये देख कुछ पुलिस वाले फौरन हरकत में आए और उन्होंने वकीलों को समझाने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। फिर तो पुलिस वालों को इन लोगों को पीछे हटाने में खूब जोर लगाना पड़ा, लेकिन कुछ लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, लिहाजा हालात संभालने के लिए वहां और पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। आरोप है कि इसी दौरान ओम प्रकाश राजभर पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसके अगले ही दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी हत्या करवाने के लिए वहां कुछ गुंडे भेजे गए। योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया करावे। लेकिन राजभर के इस आरोप को बीजेपी ने खारिज कर दिया। चुनाव के दौर में प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है, न कि किसी राजनेता के अंतर्गत। इस मामले में ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की। सौभाग्य की बात है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, जिनके नामांकन के दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और उन्होंने इस सिलसिले में वाराणसी के कैंट थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अमित शाह ने कानपुर में पार्टी के लिए वोट मांगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के कानपुर में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दूसरे वनडे मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। उसे मेजबान न्यूजीलैंड ने 3 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने एलओसी के पास से काफी मात्रा में हथियार बरामद किए। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बुजुर्ग महिला के रेप केस को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया। इस मामले में आरोपी एक सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया गया। लगभग 16 घंटे के अंदर हमने एक व्यक्ति को पकड़ लिया।
बड़ी खबर अनंतनाग से, जहां बिंगरी नाम की एक नदी के रास्ते में अचानक जमीन धंस गई और उसका पानी पाताल में समाने लगा, जिसे रोकने की कोशिश प्रशासन ने की मगर सफलता नहीं मिली। नदी गहरे गड्ढे में जाने लगी। नदी के पानी के यूं अचानक गायब होने से इलाके के लोग दहशत में, जबकि नदी के आसपास पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। नदी के रास्ते में बना यह गड्ढा कितना गहरा है इसका पता अभी नहीं लगाया जा सका है। रिफत अब्दुल्ला इस पर जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या हुआ वहां पर? जी किशोर, ये खबर सबको चौंका देने वाली है कि एकदम से रिवर जो है वो अंडरग्राउंड हो गया, यानी पानी ये कहा जा सकता है पाताल में जा रहा है। अभी किसी को समझ ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये पानी जो है ये कहाँ जा रहा है। अचानक से दरिया के बीचों बीच एक बड़ा सा सिंक होल हो गया और उसी में ये पिछले 4 दिनों से लगातार ये पानी जा रहा है। प्रशासन ने कोशिश की थी इस पानी को डाइवर्ट करने की, जेसीबी मशीन्स, बिल्डोजर लगाए गए, एक रुख बदला गया पानी का, लेकिन जब 20-25 मीटर आगे तक वो रास्ता बना पानी का, वहां पे फिर से पानी गायब होना शुरू हो गया। शुक्रिया रिफत आपका। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। नदी का पानी अचानक जमीन के नीचे जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोग इस घटना को देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। बताया गया कि 4 दिन पहले नदी के रास्ते में एक गड्ढा बना जिसके जरिए उसका पानी पाताल में जाने लगा। इस बात की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने नदी के रुख को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी के गायब होने का सिलसिला नहीं रुका। मतलब नदी का पानी कहां जा रहा है ये पता ही नहीं चल पा रहा। जमीन के नीचे एक रिवर चला गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूं कि वो आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं, एक तो इतना बड़ा ये आप गड्ढा देख सकते हैं, बहुत डीप है, लगता है 100 फीट से ज्यादा डीप हो गया है। धीरे धीरे ये खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैली और लोग पथरीले और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार कर वहां जुट गए। न्यूज़ 18 से बातचीत में इन्हीं लोगों ने बताया कि पानी के अचानक गायब होने से कुछ गांवों पर इसका असर भी पड़ा, लेकिन वो इस बात से हैरान हैं कि आखिर पानी गया कहां। इस इलाके के रहने वाले सब परेशान है और लोग भी मुतासिर हुए, जो इस पानी पर नीचे जिनका ये पानी जरूरत होता है वो भी परेशान हुए। हालांकि प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा दी ताकि भीड़ को जुटने से रोका जा सके। सौभाग्य की बात है कि प्रशासन ने नदी के पानी का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई है और लोगों से भी नदी से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने आशंका जताई कि अगर ये सिलसिला जल्द नहीं रुका तो आसपास के पहाड़ भी खिसक सकते हैं। पंजाब में वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी और उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया। पार्टी छोड़ते ही अश्विनी कुमार ने जाति के आधार पर चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर सवाल उठाए। जात पात के आधार पर चीफ मिनिस्टर का चेहरा चुनना कांग्रेस पार्टी की बुनियादी सोच के खिलाफ है। मगर अश्विनी कुमार के इन सवालों के बीच प्रियंका गांधी ने रूपनगर में चन्नी के लिए एक रोड शो किया। इस प्रचार में प्रियंका और पंजाब के मुख्यमंत्री एक ही ट्रैक्टर पर सवार थे। रूपनगर की चमकौर साहिब सीट से ही चरणजीत सिंह चन्नी चुनावी मैदान में है। तो वहीं पार्टी के लिए प्रचार करने मानसा पहुंचे राहुल ने चन्नी को सीएम पद का चेहरा बनाने पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। गरीब घर के व्यक्ति को चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बना तो क्या गलती की क्या हमने? कोई पंजाब का चीफ मिनिस्टर एक गरीब व्यक्ति नहीं हो सकता क्या? चमकौर साहिब के अलावा चरणजीत सिंह चन्नी भदौड़ सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का ऐलान राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ही एक चुनावी सभा में किया था। लेकिन अश्विनी कुमार को ये बात रास नहीं आई। हालांकि उनके पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह कुछ और बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अश्विनी कुमार पंजाब चुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनके बेटे को उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह नहीं मिली। साथ ही उन्हें पार्टी की अहम बैठकों से भी दूर रखा गया और न ही उनसे कोई राय ली गई। इतना ही नहीं, पार्टी ने पंजाब में चुनाव के दौरान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी। बताया जा रहा है कि वो अपनी इन्हीं बातों को पिछले कई महीनों से सोनिया और राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ऐसे में पार्टी में खुद की अनदेखी का आरोप लगाकर उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान को आला कमान ने शांत कराने की कई बार कोशिश की, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद का चेहरा घोषित करने के बाद नेताओं की नाराजगी का दौर नहीं थमा और अब इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर सवाल उठाए और पार्टी छोड़ दी। आशीष मिश्रा 130 दिन के बाद जेल से बाहर आ गए। वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से 10 फरवरी को ही जमानत मिल गई। लेकिन कोर्ट से रिहाई के ऑर्डर लखीमपुर के जेल प्रशासन तक पहुंचने में 5 दिनों का वक्त लग गया।
कोर्ट के ऑर्डर पहुंचने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर आशीष मिश्रा को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद वो अपने वकीलों के साथ एक गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। इससे पहले उनके वकील ने बताया कि कोर्ट ने उनकी रिहाई के लिए कुछ शर्तें रखी थी, जिन्हें फौरन पूरा कर दिया गया था। कोर्ट से 3 लाख की छोटी मांगी गई थी, 3 लाख की तो दाखिल कर दी गई। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के 6 दिन के बाद 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। सौबात की एक बात यह कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच एसआईटी के हवाले है, जिसकी रिपोर्ट में किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना को एक साजिश का हिस्सा बताया गया था। इस मामले में एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हत्या का मुख्य आरोपी बताया गया। जोकोविच ने कोरोना वैक्सीन पर सफाई दी। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कोरोना वैक्सीन पर अपनी चुप्पी तोड़ी और साफ किया कि वो इसके खिलाफ नहीं है, मगर उन्होंने जोर दिया कि हर इंसान के पास इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो खुद ये तय कर सके कि उसे वैक्सीन लगवानी है या नहीं। इतना ही नहीं, जोकोविच ने कहा कि अगर विंबलडन और फ्रेंच ओपन में खेलने के लिए ये टीका जरूरी किया गया तो वो इन दोनों ग्रैंड स्लैम से भी हटने के लिए तैयार है। बैंक और आईटी समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही, जिससे शेयर बाजार में फिर रौनक लौट आई। इससे सेंसेक्स 1736 अंक उछलकर 58,142 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 510 अंक चढ़कर 17,353 पर पहुंच गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यूपी के सुल्तानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां उन्होंने कई दिव्यांगों को व्हीलचेयर दी। इस दौरान एक बुजुर्ग दिव्यांग अचानक कुर्सी से गिर गए, जिन्हें ओम बिरला ने तुरंत संभाल लिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई।